हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं इंटरव्यू सीरीज़ के क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू में एक अक्सर पूछा जाने वाला सवाल ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ख़ास तौर पे सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि सी एंड सी प्लस प्लस में मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्रामर को करनी पड़ती है, जबकि जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होता है। अब इसके मायने क्या है, तो हम देखते हैं कि सी एंड सी प्लस प्लस में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोग्रामर को मेमोरी का मैनेजमेंट करना होता है। पर इसको समझने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा, ताकि आप इंटरव्यू में सटीक आंसर कर सकें, अच्छे से समझा सकें। तो ये इन डेप्थ वीडियो होने वाला है, आपको वो सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी जिसके बाद आप इंटरव्यू में इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट से पहले आपको ये समझना होगा कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग के दौरान, मतलब प्रोसेसिंग के दौरान, जब तक प्रोग्राम चल रहा है उसकी लाइफ के दौरान, हम जो डेटा प्रोसेसिंग के टास्क करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए डेटा को हम प्रिजर्व करते हैं वेरिएबल्स में। और वेरिएबल हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम की लाइफ तक ही सीमित है, यानी प्रोग्राम एंड होने के बाद वेरिएबल्स नहीं है। तो जो प्रोग्राम रन होता है वो रैम में उसको मेमोरी मिलती है रन होने के लिए, उसी के अंदर वेरिएबल्स बनते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक को हम बोलते हैं SMA, विच इज़ नथिंग बट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, एंड दूसरा होता है तरीका DMA, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज दोनों में ही ये SMA और DMA का कॉन्सेप्ट है। SMA का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी वेरिएबल जो बना रहे हैं वो डिक्लेरेशन करके बना रहे हैं। जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया int x, या आपने लिखा फ्लोट y, या आपने कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाया, या आपने कोई नॉन प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल बनाया, लेट्स से स्टूडेंट नाम का कोई स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल बना दिया S1। तो ये सब वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के द्वारा बन रहे हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं स्टैटिक मेमोरी लोकेशन के, क्योंकि कंपाइल टाइम पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीज हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। वेरिएबल का क्या नाम है, कब वो बनेगा, कब वो डिस्ट्रॉय होगा, कहाँ कहाँ से वो एक्सेसिबल होगा, किस तरह की वैल्यू उसमें स्टोर हो सकती है, क्या मेमोरी साइज़ होगा उसका, ये सारे वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक्स कब तय हो जाते हैं, कंपाइल टाइम पे, यानी रन होने के पहले ही। तो ये होते हैं SMA वाले वेरिएबल्स। लेकिन ये SMA वाले वेरिएबल्स प्रोग्रामर तभी बनाता है जब वो श्योर होता है कि मुझे इनकी ज़रूरत है। अगर कई बार हम देखें कि ऐसे भी प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं जहाँ पे हमें पहले से ये नहीं पता होता है कि हमें कितने वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने की बात करें कि हमें यूज़र से कुछ नंबर्स एंटर करवाने हैं और उसका एवरेज कैलकुलेट करवाना है, पर यूज़र कितने नंबर एंटर करेगा हमें नहीं मालूम। ऐसी सूरत में आप पहले से कितने वेरिएबल बना लेंगे, आप एरे कितना बड़ा बना लेंगे, आपको तो पता ही नहीं है कि कितनी वैल्यूज़ यूज़र एंटर करने वाला है। एक तरीका ये होता है कि हम यूज़र से पहले पूछ लें कि वो कितने नंबर्स एंटर करना चाहता है, उस तरीके से भी काम किया जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि यूज़र से ऐसा पूछना भी नहीं है, यूज़र एक एक करके वैल्यूज़ एंटर करता जा रहा है, और हो सकता है 5 वैल्यूज़ एंटर करने के बाद वो तय करे कि मुझे 2 और वैल्यूज़ एंटर करनी है। तो हम पहले से तय नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम पहले से मेमोरी एलोकेट कराने के लिए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। हमें डायनेमिकली मेमोरी का एलोकेशन करवाना है, कि डायनेमिकली यानी रन टाइम पे हम तय करें कि हमें कितनी मेमोरी की ज़रूरत है। और ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि आप DMA का इस्तेमाल करें। अब DMA वाले वेरिएबल कैसे बनते हैं? सी लैंग्वेज में हम दोनों की बात कर रहे हैं, सी की भी बात कर रहे हैं, सी प्लस प्लस की भी बात कर रहे हैं। तो सी लैंग्वेज में अलग कहानी है, सी प्लस प्लस में अलग कहानी है। तो सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास होता है मैलॉक फंक्शन और कैलॉक फंक्शन, और कभी कभी हम री अलॉक का भी इस्तेमाल करते हैं। पर री अलॉक उस मेमोरी को रीसाइज करता है जो मैलॉक कैलॉक से बनाई जा चुकी है। और फिर मेमोरी को रिलीज़ करने के लिए फ्री फंक्शन। इन फंक्शंस का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है
और इनको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है stdlib.h. सी प्लस प्लस में यही काम को करने के लिए हमारे पास न्यू है। देखो सी प्लस प्लस में सी वाली चीज़ें भी यूज़ होती हैं, यानी सी प्लस प्लस में अगर आप मैलॉक का यूज़ करेंगे कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है कि आप न्यू का इस्तेमाल करें। जो मैलॉक कैलॉक काम कर रहा है वो न्यू कर सकता है, और फ्री फंक्शन जो काम करता है वो डिलीट काम कर सकता है। अब ये मैं बता दूं कि न्यू और डिलीट ये दोनों फंक्शंस नहीं हैं, ये दोनों कीवर्ड्स हैं, और इन्हें ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ये पहले से डिफाइंड कीवर्ड्स हैं और काम इनका वही है जो मैलॉक कैलॉक करते थे, फ्री करता था, लेकिन इसमें और इसमें कुछ फंडामेंटल फ़र्क है। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट में जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़रूरत पड़े तो हम मेमोरी क्रिएट करवा लें, और अगर अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसकी मेमोरी को रिलीज़ करा लें। तो सिंटेक्स वाइज कि ये कैसे यूज़ होते हैं, तो मैलॉक फंक्शन में हम पास करते हैं साइज़, जैसे कि मैंने बोला 4 बाइट्स, तो ये 4 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा और इसका एड्रेस रिटर्न करेगा, जिसको हमें टाइप कास्ट करना चाहिए, क्योंकि मैलॉक जो एड्रेस रिटर्न कर रहा है वो वॉइड टाइप का है। मतलब हम फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर वॉइड बोलते हैं तो हम कहते हैं कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, पर यहाँ पर वॉइड स्टार लगा होगा। तो वॉइड स्टार का मतलब ये है कि वो अननोन टाइप के ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि मैलॉक को हमने ये नहीं बताया कि इंट टाइप का ब्लॉक बनाओ या फ्लोट टाइप का ब्लॉक बनाओ, हमने सिर्फ उसे ये बताया कि 4 बाइट्स का ब्लॉक बनाओ। अब 4 बाइट का ब्लॉक किस टाइप का है, इंट, फ्लोट या किसी और, वी डोंट नो, मैलॉक को भी नहीं पता। तो मैलॉक सिर्फ एड्रेस रिटर्न कर रहा है ये बोलते हुए कि अननोन टाइप का ब्लॉक है, तो इसीलिए रिटर्न टाइप मैलॉक का होता है वॉइड एस्ट्रिक, जिस वजह से हमें टाइप कास्टिंग करनी होती है, क्योंकि हम इसको स्टोर कराएंगे जिस पॉइंटर में, वो तो किसी टाइप का मेंशन करेंगे। देखिए, मैलॉक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो हमें पता है कि मैलॉक फंक्शन से जो वेरिएबल बनाना है वो किस टाइप का बनाना है, लेकिन मैलॉक फंक्शन को ये बात बताने का कोई तरीका नहीं है कि तुम इंट टाइप का ब्लॉक बना दो या फ्लोट टाइप का। इसीलिए हम वो पॉइंटर जिसमें एड्रेस स्टोर करेंगे उसका टाइप मायने रखता है। जैसे मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया, सपोज करिए फ्लोट स्टार पी, तो ये जो पी पॉइंटर बना है ये फ्लोट टाइप का है, तो मैं अगर पी के अंदर एड्रेस रख रहा हूं दैट मीन्स ये फ्लोट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि पॉइंटर जिस टाइप का होता है वो उसी टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करता है। वैसे तो ये टाइप कास्टिंग करना ज़रूरी नहीं है, सी लैंग्वेज में वो वार्निंग देके छोड़ देगा, लेकिन इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप टाइप कास्टिंग करें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्लोट स्टार, तो टाइप कास्टिंग करने से क्या हुआ, आपने मैलॉक फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है उस एड्रेस को फ्लोट ब्लॉक के एड्रेस में कास्ट कर लिया। तो अभी के लिए जब वो पी में असाइन हो रहा है तब उसे फ्लोट ब्लॉक का एड्रेस माना जा रहा है, और इसीलिए कोई वार्निंग मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि असाइनमेंट के दोनों तरफ टाइप सेम है, लेफ्ट साइड में फ्लोट टाइप का पॉइंट है और राइट साइड से फ्लोट ब्लॉक का एड्रेस आ रहा है, तो ये परफेक्ट है। कैलॉक फंक्शन की मदद से जब आप मेमोरी का एलोकेशन कराते हैं तो पहले आप पास करते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स, फिर आप पास करते हैं साइज ऑफ ईच ब्लॉक। तो एक तरह से इसमें बनता है एरे, और ये जो एरे बनेगा 5 ब्लॉक्स होंगे इसके अंदर, और हर एक ब्लॉक 4 बाइट्स का होगा। अब आपने कहा कि मुझे इंट टाइप का एरे चाहिए था, तो आप एक इंट टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं, लेट्स से ptr, और ptr के अंदर आपने कैलॉक फंक्शन ने जो रिटर्न किया उसका एड्रेस असाइन करवा लिया। अब आपको जब भी ज़रूरी लगे आप इसकी मेमोरी को रिलीज़ भी करवा सकते हो फ्री फंक्शन की मदद से। अब यही काम अगर हमें C++ में करना होता तो कैसे करते हैं? C++ में हम लिखते हैं फ्लोट पॉइंटर न्यू, और न्यू के बाद साइज बताने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, हम सीधे डेटा टाइप बता देंगे। तो हमने कहा फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है, दैट्स इट। तो ये कितना सिंपल हो गया, टाइप से साइज का पता चल जाता है पर साइज से टाइप का पता नहीं चलता, इसलिए मैलॉक से ये थोड़ा बेटर साउंड कर रहा है। आपको लगता है कि आपको एक एरे बनाना है और इंट पॉइंटर आप बनाते हो जिसमें एरे का एड्रेस रखेंगे, तो आपने लिखा न्यू इंट, और इंट के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिख दिया, विच मीन्स कि आप 5 इंट ब्लॉक्स का एक एरे बना रहे हो।
और जब आपको लगता है कि इनकी मेमोरी को रिलीज़ करना है तो आप डिलीट की मदद से कर सकते हो। पर डिलीट जब लिखोगे तो जैसे डिलीट आपने लिखा उसके बाद आप पी लिख दीजिए, तो पी जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है वो रिलीज़ होगा, पी डिलीट नहीं होगा। क्योंकि ये जो फ्री या डिलीट हैं इनकी मदद से एसएमए वाले वेरिएबल्स डिलीट नहीं होते हैं, बल्कि डीएमए वाले वेरिएबल्स ही डिलीट होते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको एरे की मेमोरी को रिलीज़ कराना है तो आप लिखेंगे डिलीट और स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाएंगे, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर लिखेंगे PTR, तब जाके वो हो पाएगा डिलीट। तो आई थिंक ये बेसिक आपको समझ में आ गया कि ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं, क्या उनका सिंटेक्स है और न्यू और डिलीट कैसे काम करते हैं। लेकिन अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? तो ये जो अभी मैंने बताया ये तो हमने वो टूल समझ लिया जिससे कि हम मेमोरी मैनेजमेंट करेंगे, पर मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है इस बात को समझते हैं। और ये टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ध्यान से समझिए। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसको कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको कुछ मेमोरी मिलती होगी, यस। तो हम ये कहते हैं कि जो टोटल मेमोरी हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए मिली है, लॉजिकली उसके 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। एक सेक्शन को हम बोल देते हैं स्टैक, एक सेक्शन को हम बोल देते हैं हीप, ओके। इसके अलावा और भी 2 सेक्शंस होते हैं जैसे कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। और ये जो स्टैक और हीप है, आपने स्टैक और हीप डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़े हुए हैं तो आप अभी उससे कंपेयर मत करिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में उससे मैच कर सकता है, बट आप इसको ये मत सोचिए कि ये हीप डेटा स्ट्रक्चर यहाँ यूज़ हो रहा है, अभी ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि ये कॉमन सी जगह है। अभी ये जो इंस्ट्रक्शन की जगह है इसको तो मैंने फिक्स कर दिया, डेटा की जगह इसको फिक्स कर दिया। डेटा में यूजुअली ग्लोबल वेरिएबल्स आते हैं। अभी हीप और स्टैक में क्या होता है, जब भी आप एसएमए वाला वेरिएबल बनाते हो, डिक्लेरेशन करके कोई वेरिएबल बनाते हो, तो उसको मेमोरी मिलती है स्टैक में। और जब आप डीएमए की मदद से कोई वेरिएबल बनाते हो तो उसको मेमोरी मिलती है हीप में। तो अब अगर आपने, अच्छा स्टैक में केवल वेरिएबल्स को ही मेमोरी नहीं मिल रही है, और भी चीज़ों को मेमोरी मिल रही है, बट हम अभी वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल्स जो बनाए जाते हैं उनको मेमोरी कहाँ मिल रही है, स्टैक में। तो जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन के वेरिएबल्स को मेमोरी स्टैक में मिल जाती है, राइट। कुछ मेमोरी मिल गई, या इतनी बड़ी मेमोरी बनाने की बजाय ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो कुछ मेमोरी मिल गई, फिर वो फंक्शन एंड हो गया तो उसके वेरिएबल की मेमोरी रिलीज़ हो गई। फिर एक और नया फंक्शन आ गया तो उसके वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। फिर पता चला कि वो फंक्शन का काम भी ख़त्म हो गया, वो रिलीज़ हो गया, तो उसके वेरिएबल्स की मेमोरी रिलीज़ हो गई। इस तरीके से मेमोरी कम ज़्यादा होती रहती है। जब हम डायनेमिकली कोई वेरिएबल बना रहे हैं मैलॉक कैलॉक या न्यू की मदद से, तो मेमोरी हीप में मिल रही है। पर हीप में जब मेमोरी मिल रही है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो लगातार में मेमोरी मिलेगी। हो सकता है एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ बना, एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ बना, एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। इस तरीके से हीप वाले सेक्शन में मेमोरी ब्लॉक बन रहा होगा। और ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मेमोरी कहीं से भी रिलीज़ की जा सकती है। बीच में से आपने कोई मेमोरी ब्लॉक रिलीज़ कर लिया तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार में ही मौजूद हों। मेमोरी ब्लॉक्स लगातार में हो ये ज़रूरी नहीं है। अब जो एसएमए वाले वेरिएबल्स हैं, रन टाइम पे हम उनकी मेमोरी को रिलीज़ नहीं करा सकते, यानी उनका तो पहले से लाइफ टाइम तय है। लेकिन डीएमए वाले वेरिएबल्स का लाइफ टाइम हम तय कर सकते हैं। जब हमें फ्री या डिलीट को कॉल करना है हम कर सकते हैं। अब मैं इस रीजन में आपको 2 टर्म्स देता हूँ। जितने भी वेरिएबल्स बन रहे, चाहे वो एसएमए वाले हों या डीएमए हो, यानी स्टैक रीजन में मिल रही हो मेमोरी या हीप रीजन में मिल रही हो, उनको आप बोलिए कंज्यूम्ड मेमोरी ब्लॉक्स। और जितनी जगह बाकी बच गई उसको आप बोलो फ्री मेमोरी एरिया। तो 2 तरह के मेमोरी एरिया में डिवाइडेड हो गई आपकी टोटल प्रोग्राम की मेमोरी, कंज्यूम्ड ब्लॉक्स एंड फ्री ब्लॉक्स। जब भी मैलॉक कैलॉक या न्यू चलता है तो वो फ्री मेमोरी एरिया में से कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर सारी फ्री वाली जगह ऑक्यूपाई हो जाती है
और उसके बाद आप मैलॉक कैलॉक या न्यू को चलाते हैं तो मेमोरी एरर आएगी, क्योंकि अब और मेमोरी बची नहीं है। ऐसे में प्रोग्राम क्रैश कर सकता है क्योंकि मेमोरी बची ही नहीं है। ये वो सिचुएशन है जिससे प्रोग्रामर डरता है। प्रोग्रामर चाहता है कि ये सिचुएशन कभी ना आए, क्योंकि प्रोग्राम रन ही नहीं हो पाएगा वरना। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लिमिटेड मेमोरी रिसोर्स है। अब ज़रूरी ये है कि हम इसी रिसोर्स में इतनी ही क्वांटिटी में मेमोरी है पूरे प्रोग्राम को रन कर लें। चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो, हमें इसी मेमोरी साइज में उसको रन कराना है। इसीलिए मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मेमोरी लीक का, जो अक्सर बिगिनर्स गलती करते हैं, और अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। इसीलिए मेमोरी लीक को पहले समझना है। आप जानते हैं कि डायनेमिकली कोई मेमोरी क्रिएट कराएंगे तो उसको पॉइंट करने के लिए कोई पॉइंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉइंटर है P, और वो पॉइंट कर रहा है किसी मेमोरी ब्लॉक को जो कि हीप सेक्शन में डायनेमिकली क्रिएट हुआ है। अब क्योंकि पॉइंटर तो SMA वाला वेरिएबल है, उसका जैसे ही स्कोप खत्म होता है, वो लोकल वेरिएबल है जिस फंक्शन के अंदर बना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर ये पॉइंटर वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंटर के अंदर मैलॉक की मदद से, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, टाइप कास्टिंग भी करनी है, तो ये मैलॉक की मदद से जो ब्लॉक बनेगा उसका एड्रेस P में आ जाएगा। ठीक है भैया, तो यही होने वाला है, ये मैलॉक की मदद से बना है और ये P वेरिएबल बना है। अब जब ये फंक्शन एंड होगा तो मैलॉक से बने वेरिएबल की मेमोरी तो रिलीज नहीं होगी, लेकिन P तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। और P अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो मैलॉक की मदद से बने वेरिएबल को कोई पॉइंट नहीं कर रहा, राइट। अब ये जो वेरिएबल है इसका कोई नाम भी नहीं है। मैलॉक कैलॉक न्यू की मदद से जो वेरिएबल बनते हैं, DMA वाले वेरिएबल बनते हैं, इनके कोई नाम नहीं होते, इनका सिर्फ एड्रेस होता है और उसी से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसका एड्रेस उस पॉइंटर के पास था जो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब आप इसका एड्रेस हासिल कर ही नहीं सकते। तो फिर ये वो मेमोरी एरिया है जो कहला तो रहा है कंज्यूम्ड में, क्योंकि इसको मेमोरी एलोकेट हो गई है, लेकिन आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, और ये फ्री मेमोरी एरिया में भी नहीं है, इसलिए किसी और को एलोकेट भी नहीं हो पाएगा। यानी जब आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी और पूरी मेमोरी भर जाएगी तो कंप्यूटर बोलेगा कि भाई मेमोरी तो पूरी फुल हो चुकी है, अब और मेमोरी ब्लॉक नहीं मिल सकता है। जबकि हम कह रहे हैं इसका तो यूज़ ही नहीं हो रहा है, यही वाला दे दो ना, बोले नहीं ये तो कंज्यूम्ड में काउंट हो रहा है। ये है मेमोरी लीक, कि हम मान लें कि P के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद ये मेमोरी ब्लॉक अब हम ना तो एक्सेस कर पा रहे हैं ना किसी और को एलोकेट कर पा रहे हैं, तो ये मेमोरी हमारी टोटल मेमोरी में से लीक हो गई है, अब इसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। इसलिए अब लॉजिक समझ में आया कि मेमोरी लीक क्या होता है। ठीक है, अब मेमोरी लीक ना हो इसके लिए आप क्या करते हो, आप इसके लिए इसको फ्री कराते हो या डिलीट कराते हो। जब आप फ्री कराते हो तो आप उसमें ये एड्रेस पास कर देते हो, तो इससे क्या होता है, पहले इसकी मेमोरी रिलीज़ हो जाती है और उसके बाद फंक्शन एंड होगा तो P की मेमोरी भी रिलीज़ हो जाएगी। तो सिस्टमैटिकली आपने उसकी मेमोरी को रिलीज़ करवाया। इससे क्या हुआ, वो फ्री मेमोरी एरिया में चला गया, और कल को जब और मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है तो वो मेमोरी अलोकेट हो सकती, क्योंकि अब वो फ्री मेमोरी एरिया में चली गई थी। तो मेमोरी मैनेजमेंट में ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेमोरी लीक से कैसे बचा जाए, और समय रहते जब ज़रूरी नहीं है तो उस वेरिएबल की मेमोरी को आप रिलीज़ कराएं। और ऐसा सिर्फ DMA के साथ कर सकते हैं, SMA के साथ नहीं कर सकते। तो आई होप आपको मेमोरी मैनेजमेंट का ये बेसिक समझ में आया होगा, और आप इसे C में भी कर सकते हैं, C++ में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो डिलीट करने वाली कैपेबिलिटी है, फ्री करने वाली कैपेबिलिटी है, ये आपको जावा पाइथन जैसी लैंग्वेज में नहीं मिलती है, जिस वजह से आप वहाँ मेमोरी मैनेजमेंट खुद नहीं करते हो। हालांकि ये एक लिहाज से अच्छी बात भी है और एक लिहाज से कम पावर हासिल करने वाली बात भी है। अगर पाइथन जावा जैसी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है तो कम से कम प्रोग्रामर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि मेमोरी मैनेजमेंट उसे नहीं करना है, तो मेमोरी लीक जैसी जो घटनाएं हैं वो नहीं होंगी, मेमोरी प्रॉपरली मैनेज हो जाएगी, ऑप्टिमाइज तरीके से मैनेज हो जाएगी। लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट करने का जो तरीका है
पाइथन में या जावा में या किसी भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का है, तो वहाँ इंटरनली कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा होगा जो मेमोरी को मैनेज करता होगा, जो समय समय पर उन मेमोरी ब्लॉक को रिलीज़ करता होगा जो कि अब यूज़ में नहीं आ रहे हैं। तो ये सब करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि वो तो एक जेनरिक वे में इस काम को कर रहे हैं, ना तो आप अपनी मर्जी से उनकी मेमोरी रिलीज़ करा पा रहे हो, और वो अपने आप कर रहे हैं। हो सकता है वो आप जैसे करते हो उससे अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका नॉलेज है और आप C++ में काम कर रहे हैं, तो आप चाहें तो ऐसा बेस्ट कोड लिख सकते हैं जिसमें बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन हो और मेमोरी का मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से हो। ये लिबर्टी, ये पावर आपको C एंड C++ लैंग्वेज में मिलती है, तो ये अच्छी बात भी है। और अगर आपका नॉलेज कम है तो फिर हो सकता है कि इस पावर का आप फ़ायदा ना उठा पाएँ और मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से ना कर पाएँ, मेमोरी लीक वगैरह हो। इसलिए ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ डाउट आपका रह गया है तो ज़रूर पूछिएगा। ये जो इंटरव्यू सीरीज़ चल रही है, इसमें लगातार मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप इन टॉपिक्स को अगर देखते रहेंगे तो आपका नॉलेज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। तो 10-15 मिनट का अगर एक वीडियो आप देखते हैं और उससे आपका नॉलेज बढ़ता है और इंटरव्यू में वो आंसर आप दे देते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो लाख रुपए की बात हो गई है। तो फिर लाइक करिए वीडियो को, कमेंट देकर बताइए आपके सवाल और इस वीडियो के बारे में शेयर करिए जितना हो सकता है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और वीडियोज़ के साथ आगे हाजिर होता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।